फ्रेंड्स, तुम्हारे चैनल का मस्त लर्निंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इस टॉपिक में मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। और मैं गैर पारिक संस्थाएं या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं क्या होती हैं, इनका जो अर्थ है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वीडियो उसके लिए बना चुका हूँ। यदि आपको नहीं पता है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं क्या होती हैं। क्योंकि लाभ न कमाने वाली संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अपितु जन कल्याण हेतु परमार्थित सेवाएं प्रदान करना होता है। मीन्स ये जो संस्थाएं होती हैं ये लाभ नहीं कमाना चाहती, ये आम जनता या जन कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो इनके जो खाते हैं, अंतिम खाते हैं, ये भी कुछ अलग होते हैं, जो कि जैसे कि आपने लाभ पिछले वर्ष 11 में जो आपने अंतिम खाते तैयार किए होंगे वो व्यापारिक संस्थाएं थी। उसमें आपने उसमें आपने व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा तैयार किया था। मीन्स इंग्लिश में देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ ये जो इनके वित्तीय विवरण है ये थोड़े से अलग होते हैं, तो आज हम वही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं के अंतिम खाते वित्तीय विवरण निम्न है। तो ये तीन जो खाते हैं या तीन जो अकाउंट हैं इनको हम बनाते हैं व्यापारिक संस्थाओं में। इसमें से पहला है प्राप्ति भुगतान खाता, जिसको इंग्लिश में रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम हिंदी में आय व्यय खाता कहते हैं। और तीसरा है बैलेंस शीट चिट्ठा। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने चिट्ठा तो पहले बनाया हुआ है बैलेंस शीट। अब रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो हमने क्या सीखा अभी कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनके अंतिम विवरण कौन कौन से हैं। प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठा, इन इंग्लिश पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए, तो हम आज शुरू करेंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, मीन्स प्राप्ति भुगतान खाते का आशय विशेषता इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए, तो प्राप्ति भुगतान खाते का आशय। प्राप्ति भुगतान खाता एक निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक से तैयार किया जाता है। ये खाता रोकड़ पुस्तक का क्रमिक एवं संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें रोकड़ पुस्तक की भांति प्राप्तियां नाम पक्ष में और भुगतान जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। इस खाते में प्राप्तियां और भुगतान का लेखा होने के कारण ही इसे प्राप्ति भुगतान या आगम शोधन खाता कहते हैं। ये एक वास्तविक खाता है। सो स्टूडेंट, इसको हमने रीड कर लिया, आप समझ लेते हैं डिटेल में। सो प्राप्ति भुगतान खाता की निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक से तैयार किया जाता है। सो प्राप्ति भुगतान खाता किससे बनाया जाता है? रोकड़ पुस्तक से तैयार किया था, मतलब कैश बुक से बनाया जाता है। मीन्स जो गैर व्यापारिक संस्थाएं कैश बुक बनाती है, रोकड़ पुस्तक बनाती है, जो आपने पिछले साल भी 11th क्लास में बनाए थे, जैसे हम सहायक भैया कहते थे, उससे बनाया जाता है। मतलब वो पहले से बनी होती है, उसको देखकर प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। तो निश्चित अवधि के पश्चात मीन्स क्योंकि ये अंतिम खाते हैं तो ये साल के अंत में बनाए जाते हैं। तो एक साल के बाद में, निश्चित अवधि मतलब एक साल के बाद दिसंबर को बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में। और किससे बनाए जाते हैं? पुस्तक, रोकड़ पुस्तक से। ये खाता रोकड़ पुस्तक का क्रमिक संक्षिप्त रूप होता है। एक्चुअली ये जो कैश बुक होती है उसका एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। रोकड़ पुस्तक में हम या कैश बुक में हम जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बार बार लिखते हैं। मैं उदाहरण दूँ, यदि मैंने मोहन को 5 बार भुगतान किया तो मैं 5 बार कैश बुक में लिखता हूँ, लेकिन अंतिम प्राप्ति भुगतान खाते में उसको हम इकट्ठा टोटल अमाउंट जो हमने पे किया वो एक बार में लिख देते हैं। सो एक संक्षिप्त रूप है कि एक की तरह के एक ही जैसे ट्रांजेक्शन को बार बार ना लिखकर एक बार लिखा जाता है। इसमें वो डिटेल में हम जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें रोकड़ पुस्तक की भांति मीन्स प्राप्ति भुगतान खाते में कैश बुक की तरह, रोकड़ पुस्तक की तरह ही प्राप्तियां मतलब जो पैसा आता है वो नाम पक्ष मतलब डेबिट साइड लिखा जाता है, और भुगतान जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। जो भुगतान होते हैं वो किस पक्ष में लिखे जाते हैं? जमा पक्ष में, मीन्स क्रेडिट साइड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रिसिप्ट्स होती हैं वो डेबिट साइड और जो पेमेंट्स होती हैं उनको क्रेडिट साइड लिखते हैं। इस खाते में प्राप्तियां और भुगतान का लेखा होने के कारण इसे प्राप्ति भुगतान खाता या आगम शोधन खाता कहते हैं, क्योंकि इस खाते में हम
प्राप्तियां भुगतानी लिखते हैं, नगद प्राप्तियां नगद भुगतान लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्राप्ति भुगतान खाता या आगम शोधन खाता है। ये एक वास्तविक खाता है स्टूडेंट। खाते 3 प्रकार के होते हैं, मीन्स रियल अकाउंट है ये। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, व्यक्तिगत, आपने पढ़ा होगा, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। इंग्लिश में से हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कौन सा खाता है, प्राप्ति भुगतान खाता कौन सा खाता है, वास्तविक खाता, वस्तुगत खाता। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो संपत्तियां होती हैं या कुछ जो चीज़ देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब रियल अकाउंट होते हैं, उनके अकाउंट जब बनाते हैं तो ये कौन सा खाता है, रियल अकाउंट या वास्तविक खाता। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक से बनाया जाता है। ये खाता रोकड़ पुस्तक का छोटा या संक्षिप्त रूप है और इसमें जितनी भी प्राप्तियां, रोकड़ प्राप्तियां होती हैं वो डेबिट साइड, रिसिप्ट डेबिट साइड लिखी जाती हैं और पेमेंट सब क्रेडिट साइड। हिंदी में डेबिट को नाम बोलते हैं और क्रेडिट को जमा बोला जाता है। क्योंकि इस खाते में प्राप्ति भुगतान का लेखा होता है, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, प्राप्ति भुगतान खाता, या हम आगम शोधन खाता भी कहते हैं। ये एक वास्तविक खाता है। सो स्टूडेंट ये था इसका मीनिंग। नाउ हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। शुरू करते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राप्तियां भुगतानों का लेखा। खाते के नाम पक्ष में प्राप्तियों का एवं जमा पक्ष में भुगतानों का लेखा करना चाहिए। इसमें जैसे हमने आशय पढ़ा था वैसे ही खातों के नाम पक्ष में प्राप्तियां लिखी जाएंगी, मीन्स जो डेबिट पक्ष होगा उसमें हम प्राप्तियां लिखेंगे और जो पेमेंट्स होंगे, भुगतान होगा, उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ये थी पहली कैरेक्टरिस्टिक। नाउ सेकंड, प्रारंभिक अंतिम शेष। इस खाते का प्रारंभ रोकड़ के प्रारंभिक शेष से यदि है तो होता है, यह चालू वर्ष का अंतिम शेष बताकर समाप्त होता है। खाते का रोकड़ प्रारंभ रोकड़ शेष से आशा स्टूडेंट कि जो स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तो हम ओपनिंग बैलेंस से करेंगे और एंड जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस से खत्म होगा। जो हम बैलेंस फाइंड करेंगे जो वो साल का अंतिम शेष होगा, चाहे वो कैश का हो बैंक का हो। तो इसमें हम इतना ही है कि हम रोकड़ इस खाते का प्रारंभ रोकड़ के प्रारंभिक शेष से मीन्स ओपनिंग बैलेंस से होगा और एंड क्लोजिंग बैलेंस से होगा। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर। समस्त नगद लेन देनों का लेखा। इसमें समस्त नगद प्राप्तियों व नगद व्यय की रकमों को लिखा जाता है, चाहे उनका संबंध किसी भी वर्ष से क्यों ना हो। इसका आशय स्टूडेंट कि हम सभी तरह की प्राप्तियां, किसी भी तरह की प्राप्तियां हो और जो भुगतान है नगद, उनको लिखेंगे, चाहे वो किसी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो पिछले वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो आने वाले साल से। मीन्स इसमें हमें यही ध्यान रखना है, पैसा आ गया है तो लिखना है और चला गया है तो लिखना है। मीन्स प्राप्त हो गया है तो लिखना है और भुगतान कर दिया तो लिखना है। ये नहीं सोचना है वो किस वर्ष का है। तो ये था तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, पूंजी और आगम प्राप्तियों भुगतानों का लेखा। तो इसमें हम समझे कि किन प्राप्तियों का लेखा इसमें किया जाता है। इस खाते में पूंजीगत और आगमगत दोनों प्रकार की मदों को लिखा जाता है। सो गाइस इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि ये पूंजीगत आय है या आगमगत आय है, पूंजीगत प्राप्त भुगतान है या आगमगत भुगतान है। एक्चुअली स्टूडेंट जो पूंजीगत और आगमगत मद है इनका क्या मतलब है, इनका क्या आशय है। पूंजीगत प्राप्तियां या भुगतान वो होते हैं जो कभी कभी प्राप्तियां होती हैं, बार बार नहीं होती, हर साल नहीं होती। जैसे कि हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, भुगतान करते हैं तो संपत्तियां बार बार नहीं खरीदी जाती, तो पूंजीगत भुगतान कहलाते हैं। जैसे पूंजीगत प्राप्तियां देखें तो जो हम पैसा इकट्ठा प्राप्त होता है बार बार, जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे आगे कि इकट्ठा पैसा, जैसे इकट्ठा डोनेशन मिल जाता है, बार बार नहीं मिलता, तो उसको हम पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। फिर आगमगत वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बार बार इनकम्स होती हैं, हमें बार बार पैसा हमें रिसीव होता है, वो आगमगत आय कह सकते हैं उनको। और भुगतान जैसे कि हम वेतन सैलरी चुकाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाते हैं, बार बार चुकाते हैं, तो इनको हम भुगतान कहते हैं। तो इसमें हम दोनों ही मदों को लिखते हैं, चाहे पूंजीगत हो चाहे वो आगमगत हो। तो इट्स सिंपल एज दैट कि इसमें सभी तरह की प्राप्ति भुगतान को लिखेंगे, चाहे उसमें हम ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पूंजीगत है या आगमगत है। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की, उपार्जित आय तथा अदद व्यय का लेखा नहीं। सच में उपार्जित आय क्या होती है, उपार्जित आय वे आय होती हैं जो हमने अर्न तो कर लिए, कमा तो लिए, लेकिन प्राप्त नहीं हुई है। और अदद व्यय होते हैं जो अभी हमें भुगतान करना है, इस साल करना था लेकिन हम कर नहीं पाए हैं।
इसको हम इंग्लिश में एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें उपार्जित आय का अदद व्यय का लेखा नहीं होता है, क्योंकि इसमें नगद लेन देन ही लिखे जाते हैं। स्टूडेंट इसमें हम क्योंकि नगद प्राप्ति या नगद भुगतान मतलब जो पैसा आ गया है, जो चला गया, उसी को लिखते हैं। तो क्योंकि उपार्जित आय तो अभी आई नहीं है, मिलने वाली है, और अदद व्यय वो है जो कि अभी हमें चुकाना है। इसका इफेक्ट कैश पे नहीं पड़ा है, ना आया है ना गया है, इसलिए वैसे अपने उसका पैसा इसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये हो गए 5 पॉइंट स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं आगे 6 पॉइंट की, या 6 विशेषता की, छठी विशेषता की। तो सर आप नीचे देख रहे होंगे मूलहास एवं डूबत ऋण। मूलहास में डेप्रिसिएशन और डूबत मतलब बैड डेब्ट। सो इसको भी हम इसमें नहीं लिखते। तो इसमें हास एवं अशुद्ध ऋण जैसे संयोजनों को शामिल नहीं किया जाता। कि डेप्रिसिएशन या मूलहास तो संपत्ति पे लगता है, उससे कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ता, रोकड़ पे प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही डूबत ऋण वो होते हैं जो देनदार जिनसे पैसा लेना है उन्होंने नहीं दिया है अभी तक, तो क्योंकि वो आया नहीं है तो उनको हम नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गए होंगे, और यदि नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़रूर लिखें जो भी आपको डाउट्स हों, ताकि मैं उनको क्लियर कर सकूं। और यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मैं ऐसे ही वीडियो आप तक लाता रहूँगा, और मैं इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, CBSE, MP बोर्ड और सभी बोर्ड्स के जो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनका वीडियो आपको मिलेगा। और आपको यदि इसको टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट, वो आप मेरा ब्लॉग है, e-commerce-blogspot.com, इसका लिंक मैं आपको इसके पास में लिख दूंगा। वहाँ पे जाके आपको नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।